हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री का। तो चैप्टर का नाम है 12th to 15th सेंचुरी। जैसे कि हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा कि कैसे जो कावेरी डेल्टा वाला रीजन था वो कैसे एक सेंटर बना लार्ज किंगडम्स का। हमने चोला एम्पायर्स के बारे में पढ़ा, चौहान्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। कई सारी ऐसी छोटी छोटी जो किंगडम्स थी हमने उनके बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि 12th सेंचुरी तक कैसे वो छोटी छोटी जो किंगडम्स हैं वो आपस में ही लड़ झगड़ रही थी, एक दूसरे के एरियाज को एक्वायर कर रही थी। तो हमने ऐसा अभी तक हमने दिल्ली के बारे में कुछ ऐसा नहीं सुना, ठीक है। दिल्ली जो सिटी थी उसके बारे में 12th सेंचुरी तक हमें कोई ऐसा मेंशन नहीं मिलता है। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में कि कैसे जो है दिल्ली जो सिटी है वो कैसे एक इम्पॉर्टेंट सिटी के रूप में उभर कर आई 12th सेंचुरी के आसपास। तो जो सबसे पहले दिल्ली जो है वो फर्स्ट कैपिटल बनती है तोमर राजपूतों की। तोमर जो राजपूत वंश था, ठीक है, उनके किंगडम में दिल्ली सबसे पहले उनकी कैपिटल बनती है। उसके बाद उनको जो चौहान्स हैं इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी, वो जो चौहान जो जिनको चहमान भी कहा जाता था, जो अजमेर के थे, इन्होंने इनको हराया और उसके बाद दिल्ली जो है इन्होंने एक्वायर की। तो इस तरह से जो तोमर और चौहान वंश हैं इन दोनों के रूल के अंडर जो है दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर के रूप में उभर कर आई, ठीक है। ये एक स्टार्टिंग में आपको बता रही हूँ, बाद में ये दिल्ली सुल्तनत कैसे बनती है हम आगे धीरे समझेंगे। So many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. बहुत ऐसे जो रिच जैन मर्चेंट हुआ करते थे जो इस शहर में रहा करते थे, उन्होंने काफ़ी सारे टेम्पल्स बनवाए। यहाँ पर कॉइन्स भी मिंट होते थे जिनको दहली वाल कहा जाता था और काफ़ी अच्छा खासा उनका सर्कुलेशन था। देखिए ये दिल्ली का मैप है। सेलेक्टेड सल्तनत सिटीज़ ऑफ दिल्ली, ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत के समय जो मेन जो एरियाज थे, सिटीज़ थी, जैसे ये देखिए, अगर आप लोग दिल्ली के हैं या फिर दिल्ली में आप कभी रहे हैं तो आप इन शहरों को आसानी से समझ पाएंगे। ये दिल्ली का मैप है। जैसे ये शहर है फिरोजशाह कोटला, सीरी है, जहांपनाबाद है, दिल्ली है, कोहना है, तुगलकाबाद है, ठीक है। ये फेमस शहर है ना यहाँ के। तो ये सब शहर जो हैं उस समय दिल्ली सल्तनत के समय पर इन शहर्स की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी अंडर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ ने रूल किया और उन सभी डायनेस्टीज़ को हम क्रोनोलॉजिकली पढ़ेंगे कि कैसे 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक दिल्ली सल्तनत की क्या हिस्ट्री रही है, कौन कौन सी डायनेस्टीज़ आई, कैसे उन्होंने राज किया, क्या उनका एडमिनिस्ट्रेशन था और क्या क्या चेंजेस आए समय के साथ। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. देखिए जो 13th सेंचुरी है, काफ़ी सारे इन्वेडर्स जो हैं हमारे भारत में अटैक कर चुके थे। तो उस समय एक इन्वेडर था मोहम्मद गोरी। जब उसने भारत पर अटैक किया तो वो अपने एक स्लेव को यहाँ पर छोड़ कर गया। उसने उसके 2-3 स्लेव्स थे तो उसने अपने जो भी एरियाज़ को एक्वायर किया था वो उनको वहाँ छोड़ कर गया। तो उसमें से एक स्लेव जो है निकल कर आता है जो बहुत आगे जाकर जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो मोहम्मद गौरी का एक स्लेव था, तो उसको दिल्ली वाला एरिया मिला था और वहाँ से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। तो ये जो सब कॉन्टिनेंट है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन एक कैपिटल के रूप में दिल्ली सल्तनत के अंदर ही आएगी। दिल्ली सुल्तान जो थे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ का निर्माण किया जिनको मिलाकर दिल्ली बनता है, जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं। जैसे देखो इन्होंने लिखा भी है कि आप ये मैप में देख सकते हैं, दिल्ली है, कोहना है, सिरी है, जहांपनाबाद है, ठीक है। ये फेमस सिटीज़ है जो दिल्ली के सुल्तान ने एस्टैब्लिश की थी। अब देखिए जो कैपिटल के रूप में का मतलब क्या होता है कि कैपिटल ये है कि जहाँ बैठकर जो राजा है, ठीक है, जहाँ से सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन समझ लीजिए कि आप वहाँ से बैठकर आप पूरे एरिया में राज कर रहे हैं, वो कहलाई जाती है कैपिटल। जिसको फोर्टिफाई किया जाता है, एक अच्छा खासा वहाँ पर महल बनाया जाता है, बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती हैं, ठीक है, जहाँ पर उनकी आर्मी होती है। तो वो और जहाँ से वो पूरा अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं उस जगह को कैपिटल कहते हैं। तो इस तरह से जो दिल्ली है वो एक कैपिटल के रूप में उभर कर आती है दिल्ली सल्तनत के समय में। ये शुरू होती है लगभग 1206 से। ये देखिए ये है दिल्ली सल्तनत। जैसे हमने पहले बताया कि पहले कुछ दो जो है राजपूत डायनेस्टीज़ रही, उसके बाद आए हैं धीरे धीरे जो है ये यहाँ से शुरू होती है दिल्ली सल्तनत, जिसको हम दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो उससे पहले जो थे तोमर हुआ करते थे। तोमरों का जो फेमस राजा था अनंगपाल, ठीक है। और उसके बाद चौहान्स में पृथ्वीराज चौहान जो फेमस राजा था। उसके बाद इनकी जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, मोहम्मद गौरी से ही हुई थी आई थिंक। और 1191-92 के आसपास जो है
91 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी से, और उसके बाद सेकंड युद्ध जो 1192 में हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी और मोहम्मद गौरी ने वो एरिया एक्वायर कर लिया था। उसके बाद से वो अपने स्लेव रूलर जो है, स्लेव जो है उनका था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको छोड़कर गया और 1206 में उसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की और वो खुद जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। तो इनको अर्ली टर्किश रूलर्स यहाँ लिखा है, आप इसको स्लेव डायनेस्टी भी कह सकते हैं। तो ये स्लेव डायनेस्टी थी। सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहली डायनेस्टी आई, सबसे पहला जो वंश आया वो था स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलाम वंश, जिसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में इन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी स्लेव डायनेस्टी के साथ। उसके बाद कई रूलर्स आए, जैसे कि फेमस रूलर्स यहाँ लिखे हैं, इल्तुतमिश हैं, रज़िया जो सुल्तान बनी थी, पहली फीमेल रूलर। उसके बाद घियासुद्दीन बलबन, काफ़ी क्रूर राजा था। उसके बाद सेकंड डायनेस्टी आती है खिलजी डायनेस्टी, जिसमें 2 ही रूलर्स रहे, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आती है, जिसमें इसके फाउंडर हैं घियासुद्दीन तुगलक, फिर आता है मोहम्मद तुगलक और उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिर उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई, इन्होंने खुद मतलब ऐसा कुछ खास किया नहीं। उसके बाद आती है लोधी डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे बहलोल लोधी और इसका लास्ट जो रूलर था वो था इब्राहिम लोधी। तो अराउंड 1526 के आसपास जो है ये डायनेस्टी ख़त्म हो जाती हैं और यहाँ से मुग़ल सल्तनत शुरू होती है। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, इन सभी रूलर्स के बारे में कि कैसे किस रूलर ने खास अच्छा काम किया, उन सभी के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सुल्तान्स। देखिए कैसे हम इन चीज़ों को समझते हैं। जो हिस्ट्रीज उस समय लिखी जाती थी, जैसे कि हमने कई पहले इंस्क्रिप्शंस पढ़े, मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ी, ठीक है। तो जो इनके दिल्ली सुल्तानों के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो हिस्ट्री लिखी गई है उनको तारीख सिंगुलर फॉर्म में या फिर तवर्रिख इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल, पर्शियन भाषा में ये कहा जाता था, इनके अंदर जो है हिस्ट्रीज लिखी जाती थी। जो ऑथर्स जो लिखते थे एक तरह से हिस्ट्रीज दिल्ली सुल्तानों के एडमिनिस्ट्रेशन के समय की, उसको तवर्रिख कहा जाता था। तो जो तवर्रिख के जो ऑथर्स होते थे वो काफ़ी लर्न लोग होते थे, जैसे कि सेक्रेटरीज होते थे राजा के, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, अच्छे खासे पोइट्स होते थे, ठीक है। So who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. तो ये वो learned लोग होते थे, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते थे, जो रूलर को एडवाइस भी दिया करते थे और जिन्होंने आंखों देखे इवेंट्स देखे हैं राजा के किंगडम में, जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को देखते हुए वो सब चीज़ें लिखा करते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है द सर्कल ऑफ जस्टिस, जैसे कि देखिए तो सर्कल ऑफ जस्टिस क्या है। Do you think the circle of justice is an appropriate term to describe the relationship between the king and his subjects? ये पूछ रहा है कि आपके हिसाब से आपको क्या ये अप्रोप्रिएट लगता है सर्कल ऑफ जस्टिस, जो किंग और उसके सब्जेक्ट्स के बीच में एक रिलेशन था। तो क्या था देखिए हम इसे पढ़ते हैं। फ़कर मुदब्बिर, इन्होंने 13th सेंचुरी के आसपास अपने उसमें लिखा है कि अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। जो किंग है वो अपने सोल्जर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। सोल्जर्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सैलरीज। जो सोल्जर्स हैं वो सैलरीज के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। सैलरीज कहाँ से आती हैं? जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है पीजेंट से, जो फार्मर्स हैं उनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उससे सैलरीज दी जाती हैं, ठीक है। अब जो पीजेंट्स हैं अगर अच्छी खासी उनकी प्रॉस्परस उनकी लाइफ होगी, हैप्पी लाइफ होगी, तभी वो रेवेन्यू पे कर पाएंगे, ठीक है। और वो प्रॉस्परस कब होंगे? जब किंग जो है उनके लिए एक अच्छी ऑनेस्ट, ठीक है, एक गवर्नेंस उनको प्रदान करेगा, उनको अच्छी जस्टिस देगा। तो इनडायरेक्टली वो एक सर्कल बता रहे हैं, ठीक है। एक सर्कल है, मतलब राजा, एक मिनट, एक तरह से एक सर्कल है, ठीक है, राजा और उसके किसके बीच में? पीजेंट्स के बीच में, कि यहाँ पर किंग बैठा है, ठीक है, और यहाँ पर ये पीजेंट्स हैं। मतलब अगर वो अच्छी गवर्नेंस देगा उनको, तभी तो फिर वो अच्छे प्रॉस्परस होंगे। जब वो प्रॉस्परस होंगे तो वो टैक्स देंगे, ठीक है, और जब वो टैक्स देंगे तो सैलरीज दी जाएंगी सोल्जर्स को, और जब सोल्जर्स को सैलरीज दी जाएंगी तो सोल्जर्स अगर ठीक रहेंगे तो राजा ठीक रहेगा। तो यहाँ पे एक सर्कल चल रहा है, ठीक है। तो वही सर्कल ऑफ जस्टिस की बात की गई है कि कहीं ना कहीं जो किंग था वो अपने इनडायरेक्टली जो है अपने इन पीजेंट्स के साथ कनेक्टेड था, ठीक है। मतलब आप अगर सब कुछ डिपेंड कर रहा है किंग के ऊपर, अगर किंग अच्छे से राज करेगा तो उसकी प्रजा फले फूलेगी, सब कुछ प्रॉस्पेरस होगा, और किंग भी अच्छे से रहेगा, उसकी प्रजा भी अच्छे से रहेगी, ठीक है।
कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। द ऑथर ऑफ तवर्रिक लिव्ड इन द सिटीज। देखिए जो ऑथर हुआ करते थे, तवर्रिक जो लिखा करते थे, वो मोस्टली कहाँ रहा करते थे, सिटीज में रहा करते थे, मेनली दिल्ली के अंदर, ठीक है। एंड दे ऑफन रॉट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच अवार्ड्स। जो भी ये अपने सुल्तानों की हिस्ट्री लिखा करते थे, इसी होप में लिखते थे कि राजा जो है उन्हें अच्छे खासे इनाम देगा। और ये जो ऑथर्स होते थे ना, ये राजा को एडवाइस भी दिया करते थे कि आपको ना एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, एक आइडियल सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर का मतलब है कि समाज में किस तरह से चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए, किस ऑर्डर में चलनी चाहिए, क्या चीज़ ऊंची है, क्या चीज़ नीची है, क्या चीज़ पहले आएगी प्रायोरिटी में, क्या चीज़ लास्ट में आएगी। ये सब चीज़ें आपको एक आइडियल मेंटेन करनी है, ये राजा को ये एडवाइस दिया करते थे। तो कुछ एडवाइस थी इनकी, जैसे कि बर्थ राइट को लेकर, जेंडर डिस्टिंक्शंस को लेकर। अब देखिए बर्थ राइट क्या होता है, एक तरह से जहाँ आपने जन्म लिया है, ठीक है, जहाँ आपका बर्थ हुआ है, वहाँ जन्म लेने पर जो आपको प्रिविलेजेस मिल रही हैं, वो क्या है, आपका बर्थ राइट है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, पीपल बिलीव दैट नोबल्स, जो नोबल्स कौन होते हैं, जो शाही खानदान में पैदा होते हैं, तो लोग ये मानते थे कि जो लोग शाही खानदान में पैदा हुए हैं वो इसीलिए पैदा हुए हैं, मतलब उनको इनहेरिटेंस में ये मिला है कि वो राज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इन सर्टन फैमिलीज में पैदा हुए हैं। तो ये होता है एक बर्थ राइट, कि राजा का अगर बेटा है तो वो राजा के खानदान में पैदा हुआ है ना, और वो राजा का बेटा, तो वही राजा बनेगा। तो ये चीज़ें उन्होंने कुछ राजा को समझाई, इसी कारण ये चीज़ें चलती थी, ठीक है, जो आज नहीं चलती हैं। आज आपको कोई बर्थ राइट ऐसा नहीं मिलेगा कि आप प्रधानमंत्री के बेटे हैं तो आप भी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय ये चीज़ें उन्होंने राजा के दिमाग में डाली कि आपको एक ऐसा सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है कि बर्थ राइट के हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए। अब था सेकंड था जेंडर डिस्टिंक्शंस। जेंडर के बेसिस पर एक डिस्टिंक्शन होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। देखिए जो मेन और वुमेन है, उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, सभी लोगों को पता है कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो होते ही हैं, बट उन्होंने यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस भी बताए कि कुछ सोशल डिफरेंसेस भी होते हैं। सोशल डिफरेंसेस ये क्या है कि जो वुमेन है वो इन्फीरियर है टू मेन, मतलब मेन्स आर सुपीरियर टू वुमेन। और कहीं ना कहीं एक पुरुष प्रधान जो है, पुरुष प्रधान जो समाज होता है, उन्होंने उसको बढ़ावा दिया कि जो वुमेन्स हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है इन कंपैरिजन टू मेन, मेन जो हैं वो सुपीरियर हैं। यहाँ पर इन्होंने दो चीज़ें जो हैं यहाँ दिखाई गई हैं, जो ये राजा से एक तरह से राजा को एडवाइस दिया करते थे। तो इसी को लेकर एक केस है, आप समझ सकते हैं, रज़िया सुल्तान के बारे में। हमने सभी ने सुना है कि रज़िया सुल्तान वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो रज़िया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा ना। देखिए ये देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है आता है इल्तुतमिश। ये इसका बेटा नहीं था, आई थिंक ये इसका स्लेव था, इसका बेटा तो ये नहीं था। तो उसके बाद इल्तुतमिश की बेटी जो है वो रज़िया जो है वो सुल्तान बनती है। तो यहाँ पर एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बेस का ही एक केस आएगा, आपको दिखेगा ये, जो रज़िया सुल्तान के रूप में आपको दिखेगा। 1236 में जो सुल्तान इल्तुतमिश है, इसकी बेटी रज़िया जो सुल्तान बनती है। तो मिन्हाज ए सिराज, इसने अपने क्रॉनिकल के अंदर ये लिखा है कि जो रज़िया थी वो अपने बाकी के जो उसके भाई भी थे, मतलब अच्छे खासे उसके बच्चे थे, लेकिन फिर भी सभी भाइयों में बहनों में वो सबसे ज़्यादा एबल थी। बट फिर भी मिन्हाज ए सिराज अपनी एक थिंकिंग वो रखता है, लिखता है कि फिर भी वो कंफर्टेबल नहीं था कि एक क्वीन उन लोगों के ऊपर राज करे, एक औरत उन लोगों के ऊपर एक राज करे, ठीक है। सो और ना ही वो नॉबल्स हैप्पी थे। नॉबल्स कौन होते थे, जो काफ़ी बड़े ख़ानदान के जो लोग होते थे, राजा के दरबार में अपॉइंटेड होते थे बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर, तो वो सभी लोग, मतलब कोई भी खुश नहीं था कि रज़िया जो एक तरह से एक फीमेल है वो राज करे उन लोगों के ऊपर, मतलब औरतों को, सॉरी आदमियों को भी एक तरह से अपना हुक्म दे। तो उन लोगों को ये बिल्कुल भी वो नहीं था, उसमें वो कंफर्टेबल नहीं थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिन्हाज ए सिराज ने लिखी हैं कि बाकायदा जो रज़िया सुल्तान थी वो अच्छी थी, एबल थी, बट फिर भी वो नहीं मानता कि एक क्वीन रूलर बने, और ना ही नॉबल्स उस चीज़ को लेकर हैप्पी थे। तो इस कारण उसको 1240 में 4 साल के अंदर ही उसके थ्रोन से हटा दिया गया। इसकी भी एक अलग स्टोरी है कि कैसे उसका मर्डर करवाया गया। रज़िया सुल्तान का जो मर्डर है वो हरियाणा के कैथल शहर में हुआ था, और वहाँ पर उनका मकबरा भी है। तो मिन्हाज ए सिराज, उसके क्या थॉट थे रज़िया के बारे में, देखिए इसके अंदर ये लिखा हुआ है, मिन्हाज ए सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर। वही सोशल ऑर्डर जो इन्होंने बताया कि एक जेंडर डिस्टिंक्शन है, वुमेन्स जो हैं वो इन्फीरियर हैं, मेन सुपीरियर हैं, पुरुष प्रधान सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं,
और ये मतलब उसने ये सब चीज़ें लिखी हैं कि जो ये सोशल ऑर्डर है ना, इसे भगवान ने बनाया है, इट इज़ क्रिएटेड बाय गॉड, जिसमें लिखा है कि जो वुमेन है वो सबॉर्डिनेट रहेगी हमेशा मैन के, इन्फीरियर रहेगी, ठीक है। इसीलिए उसने कहा कि इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल हर एक्सीलेंट क्वालिटीज। उसने बोला कि मतलब एक औरत होते हुए भी उसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज आई कैसे, मतलब वो तो इस सोशल ऑर्डर में आती ही नहीं है, ठीक है, इस सोशल ऑर्डर को पूरा ही नहीं कर रही है, एंड स्टिल उसके अंदर एक अच्छी खासी क्वालिटीज हैं एक मैन की। So on her inscriptions and coins, Razia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish। देखो जो रजिया है 4 साल उसने रूल किया, तो उसने अपने कॉइन्स पर लिखवाया था कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मैच करता है क्वीन रुद्रमा देवी के बारे में, जो काकतीय डायनेस्टी से बिलोंग करती थी वारंगल में, ठीक है। तो रुद्रमा देवी जो है उसने भी अपने इंस्क्रिप्शंस में कई चीज़ें लिखवाई थी, यहाँ तक कि उसने अपना नाम तक बदल दिया था और प्रिटेंड किया था कि वो एक आदमी है। मतलब एक ऐसा हाल था सोसाइटी का कि आदमियों को इतना ज़्यादा सुपीरियर माना जाता था कि जो एक जो लेडी है, एक फीमेल है जो रूल करना चाह रही है, वो अपने आप को एज अ मैन रिकॉग्नाइज करवाना चाहती है लोगों को कि मैं एक और मतलब मैं एक औरत नहीं हूँ, मैं एक आदमी हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है वो जो काकतीय डायनेस्टी की रूलर थी रुद्रमा देवी, इसने सब चीज़ें की थी, तो उसी से इंस्पायर होकर ये लगा लीजिए, ठीक है। नहीं, ये चीज़ें तो शायद बाद में हुई थी वैसे। तो इस तरह से मतलब इनका एक कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स। अब हम पढ़ेंगे कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है वो खिलजी के टाइम पर रहा है और तुगलकों के समय में भी रहा है। तो कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज अ वास्ट एज दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। देखिए जो दिल्ली सल्तनत थी वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट थी, पाकिस्तान से लेकर बंगाल तक आप लगा लीजिए, काफ़ी वास्ट एम्पायर थी दिल्ली सल्तनत। तो इतने बड़े एरिया को रूल करना वाज नॉट इजी। तो उसके लिए राजा क्या करते थे, अलग अलग एरियाज़ में गवर्नर्स को अपॉइंट करते थे, अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करते थे। Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governor, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military services called bandagan in Persian। जो देखो जो जैसे पहले क्या होता था, पहले की हमने चैप्टर से पढ़ा ना कि कैसे राजा जो करते थे वो अरिस्टोक्रेट या फिर जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, उस पर्टिकुलर एरिया में राज कर रहे होते थे, वो उनको ये काम देते थे कि तुम हमारे सबॉर्डिनेट्स के रूप में या हमारे गवर्नर्स के रूप में काम करो, उस एरिया में टैक्स कलेक्ट करो, ठीक है, हम तुम्हें ये काम दे रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता था कि वो जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे वो इतने पावरफुल हो जाते थे कि राजा के रूल से ही अपने आप को हटा लेते थे और वो खुद ही अपनी एक बड़ी एम्पायर भी क्रिएट कर लेते थे। मतलब वो राजा के लिए एक मुसीबत होते थे, राजा उनको पूरी तरह से उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता था। तो ये चीज़ें निकल कर आती हैं दिल्ली सल्तनत के समय में, जब वो जो राजा हुआ करते थे वो अपने स्लेव्स रखा करते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये कहा कि इन लोगों को अपॉइंट करने की बजाय हम अपने स्लेव्स को ही अपॉइंट करेंगे, ठीक है, जो वो स्लेव्स जिनको बंदगान कहा जाता था पर्शियन लैंग्वेज में। तो ये बहुत अच्छे खासे ट्रेंड लोग हुआ करते थे और इनको किंगडम के अंदर अच्छी खासी जो है पॉलिटिकल ऑफिसेज वगैरह दिए गए। ये चीज़ शुरू की दिल्ली के सुल्तान सबसे पहले इल्तुतमिश ने, क्योंकि ये खुद भी स्लेव्स थे, ठीक है। तो इन्होंने इसी कारण भी कहीं ना कहीं, और स्लेव्स जो हुआ करते थे वो अपने मास्टर के लिए पूरे वफादार थे। क्यों? क्योंकि वो अपने मास्टर पर ही डिपेंड थे। अब देखिए एक स्लेव है, ठीक है, वो उसे एक एरिया दिया जा रहा है कि तुझे इस एरिया पर राज करना है। अब उस एरिया पे गया, वो यहाँ किसी को नहीं जानता और यहाँ पर लोग भी उसको नहीं जानते, तो लोग उसकी इज्जत क्यों करेंगे? लोग उसकी इज्जत इसलिए करेंगे क्योंकि उसको राजा ने अपॉइंट किया है, उसे राजा के द्वारा भेजा गया है, तो वो डिपेंड है पूरी तरह से अपने राजा पर, वो लोगों को नहीं जानता। पहले के क्या हुआ करता था, लैंडलॉर्ड्स जो हुआ करते थे वो खुद ही इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग हुआ करते थे कि वो लोग जो उनको जानते थे, लोग उनकी पावर को समझते थे, लोग डायरेक्टली उनकी इज्जत करते थे। बट यहाँ क्या था कि स्लेव्स जो है वो अपने मास्टर पर डिपेंड है, मास्टर की वजह से ही लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं और मास्टर की वजह से ही लोग उनकी सुन रहे हैं। तो इसीलिए सुल्तान जो है आराम से उन पर ट्रस्ट कर सकता था, उन पर रिलाई कर सकता था, ठीक है। मतलब स्लेव्स को अच्छी खासी इंपॉर्टेंस दी गई है सल्तनत के समय में। अब देखिए स्लेव्स रादर देन सन, कई सुल्तान तो ये भी कहते हैं अपने मतलब उन समय में उन्होंने कहा है कि जो स्लेव हैं वो बेटों से भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि बेटे तो फिर भी आगे जाकर क्या करते थे, एक दूसरे को, अपने बाप को ही मार रहे हैं, भाइयों में ही लड़ रहे हैं राज सिंहासन के लिए। बट जो स्लेव होता था वो बहुत ज़्यादा वफादार होता था अपने राजा के लिए, अपने मास्टर के लिए। इसीलिए कहा गया है कि मतलब
कहीं कहीं पर एक तरह से कि जो स्लेव्स होते थे वो बेटर हैं बेटों से। The Khaljis and Tughlaqs continued to use Bandgan and also raised people of humble birth who were often their clients to high political positions। जो खिलजी हैं और तुगलक हैं, देखिए जो हमने ये पहले डायनेस्टीज पढ़ी, ठीक है, ये देखिए ये आती है, ये आती है स्लेव डायनेस्टी, ये आती है खिलजी डायनेस्टी, और ये आती है तुगलक डायनेस्टी। ये तीनों जो हैं, ठीक है, ये जो तीनों हैं ये क्रोनोलॉजिकली आ रही हैं। तो सबसे पहले जो है ये इल्तुतमिश आया, फिर ये खिलजीज आए और ये तुगलक आए। इन सभी ने स्लेव्स को अपॉइंट किया है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अच्छे पॉलिटिकल ऑफिसेज में, ठीक है। तो देखिए, तो ये खिलजी और जो तुगलक हैं इन्होंने ये लगातार जो है ऐसे ही स्लेव्स का यूज करते रहे। बंदगान जिसको कहा जाता था, ठीक है, और क्लाइंट्स भी कहा जाता था, जैसे समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, ठीक है, तो ये एक तरह से राजा के प्रोटेक्शन में ही होते थे। तो इनको अच्छे खासे पॉलिटिकल पोजीशंस दी जाती थी। इसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर ये मतलब हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इसके प्रोज तो यही थे कि जो स्लेव्स थे वो अपने राजा के लिए बहुत वफादार होते, उनके लिए तो वो अपनी जान तक देने को तैयार होते थे। उनको जनरल्स और गवर्नर्स के रूप में भी अपॉइंट किया गया, बट इसकी वजह से कहीं ना कहीं आगे जाकर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है। जो देखो, जो स्लेव्स होते थे या क्लाइंट्स होते थे वो अपने मास्टर के लिए, अपने जो राजा जिसका पर्टिकुलर वो स्लेव है, ठीक है, वो उसी के लिए लॉयल होते थे, उनके बच्चों के लिए नहीं, ठीक है। तो सुल्तान had their own servants. As a result, the accession of new monarch often saw conflicts between the old and the new mobility। अब देखिए, जैसे राजा है, ठीक है, अब राजा का बेटा आता है, तो राजा के बेटा, अब वो जो स्लेव है वो ये कह रहा है कि मैं तो तुम्हारे फादर के लिए लॉयल था, तुम्हारे फादर का स्लेव था, मैं तुम्हारा स्लेव नहीं हूँ। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते थे, ये इसका एक कौन था, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क सॉ कन्फ्लिक्ट, ये कन्फ्लिक्ट्स वगैरह हमें देखने को मिलते थे। द पैट्रनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान ऑल्सो शॉक्ड मैनी एलाइट्स एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन तवर्रिक, ठीक है। तो क्योंकि देखिए जो तवर्रिक जो लिखा करते थे, बड़े बड़े एलाइट्स नॉवेल्स वगैरह हुआ करते थे, वो चीज़ इस चीज़ को मतलब उस चीज़ को बिल्कुल भी फेवर नहीं करते थे, क्योंकि उनके हिसाब से आप सोशल ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आप इन लो क्लास लोगों को उठाकर हाई ऑफिसेज में बिठा रहे हैं। उनके हिसाब से ये होता था कि आप इतने मतलब डाउन लोगों को उठाकर आप इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस दे रहे हैं, और जो नॉबल्स हैं, जो अच्छे खासे खानदान के लोग हैं, आप उनको ये चीज़ें नहीं दे रहे हैं। तो इस चीज़ के कारण जो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने ये सब लिखा है, तवर्रिक लिखी है, उन्होंने दिल्ली सुल्तान को क्रिटिसाइज भी किया है कि आप लो एंड बेस बोर्न को उठाकर हाई ऑफिसेज दे रहे हैं। तो ये चीज़ को लेकर उनको क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला, बट उनके ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो कई ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपॉइंट किए थे, उसने भी अपने कई जो छोटे छोटे लोग थे उठाकर उनको अच्छी खासी पोजीशंस दी, ठीक है। जैसे कि एक इनमें कई नाम लिखे गए हैं, जैसे एक वाइन डिस्टिलर था फिरोज हज्जाम, ठीक है, एक बार्बर था, सॉरी एक अजीम खुमार था एक वाइन डिस्टिलर, और फिरोज हज्जाम एक बार्बर था, मनका तब्बाक एक बावर्ची था, गार्डनर्स थे, ठीक है। तो कई ऐसे ऐसे लोग हैं मतलब जिनको जो लो बॉर्न माने जाते थे, इन लोगों के हिसाब से उनको जो सुल्तान है उसने अच्छे खासे हाई पॉलिटिकल पोजीशंस दी हैं अपने किंगडम के अंदर। तो the Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as the governors of territories of varying sizes. These lands were called Iqta and their holders was called Iqtadar और मुक्ति। जो खिलजी और तुगलक मोनार्क थे, इन्होंने कई मिलिट्री जो कमांडर्स हैं उनको अपॉइंट किया है अपनी टेरिटरीज में। देखिए जो इतनी दूर दूर तक इनकी टेरिटरीज हुआ करती थी, अब इतने लार्ज एरिया पर तो एक अकेला राजा राज नहीं कर सकता ना, उसको कंट्रोल करना इज नॉट इजी। तो वो अपने स्लेव्स को अपॉइंट करते थे एज गवर्नर्स उन बड़े बड़े एरियाज में, जो उनके मिलिट्री कमांडर्स भी हुआ करते थे, ठीक है। तो जो एरियाज वो उन लोगों को दिया करते थे, एक तरह से उसको अपॉइंट मतलब करते थे, वो एरिया कहलाता था इक्ता, और जो पर्सन उस इक्ता को होल्ड करता था वो कहलाता था इक्तादार या फिर मुक्ति। तो इन मुक्तीज की या इन इक्तादार की ड्यूटी क्या होती थी कि इनको मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। जैसे कि आज प्रेजेंट में आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कलेक्टर्स एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए जाते हैं कि आपको यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कुछ सब पॉलिटिकल एक तरह से स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, सोशल ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है उस समय जो है उसके लिए गवर्नर्स राजा अपॉइंट किया करते थे
कि तुम्हें मिलिट्री कैंपेन्स भी चलाने हैं, एरियाज को एक्वायर करने के लिए राजा की तरफ से आगे तुम्हें बढ़ना है, जाना है, और जिस एरिया को तुम्हें दिया जा रहा है वहां पर तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके भी रखना है। तो उनकी मिलिट्री सर्विसेज के बदले में उनको क्या मिलता था, क्योंकि वो राजा को मिलिट्री सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके बदले में उनको सैलरी दी जाती थी। ठीक है, तो मुक्ति जो होते थे वो रेवेन्यू अपना जो कलेक्ट करते थे, एक तरह से जो भी उनको इक्ता दिया गया है वहां से वो एक रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, तो वही उनकी सैलरी होती थी। उस सैलरी में से ही वो उन सोल्जर्स को पेमेंट करते थे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बड़े चालाक थे ये खिलजी और तुगलक, इन्होंने बहुत एफिशिएंटली रूल किया इस मामले में। ये क्या करते थे, इन्होंने जो भी ऑफिसेज वगैरह दिए, उनको जो भी पोस्ट दी वो इनहेरिटेबल थी। पहली बात तो कि वो पोस्ट उसके बेटे को नहीं मिलेगी, वो आपको दी जा रही है बिकॉज राजा जो है आपको ट्रस्ट कर रहा है। ठीक है, बट आपके बेटे को नहीं मिलेगी। यहाँ पर कुछ भी इनहेरिटेबल नहीं था। ठीक है, और जो भी इक्तास में उनको अपॉइंट किया जाता था उसको एक शॉर्ट पीरियड के लिए करते थे। ऐसा नहीं है ना कि अब देखो आपको देख इक्ता दे दिया, अब आप जिंदगी भर इसी इक्ते में रहेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि फिर वो कल को उस इक्ते पे ऐसा पावरफुल बन जाए, ऐसा मतलब उसी पे राज करने लग जाए। तो इसी कारण जो राजा होता था वो उनका जो इक्ता उनको देता था वो एक पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड के लिए देता था। ठीक है, और उसको शिफ्ट करते रहते थे। सो ऐसी These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reign of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. इस तरह की जो कंडीशन सर्विसेज की रखी गई ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में रखी गई हैं। ठीक है, अकाउंटेंट्स भी अपॉइंट किए जाते थे स्टेट के द्वारा कि आपने चेक करना है कि कितना अमाउंट जो है रेवेन्यू जो है कलेक्ट किया गया है मुक्तीस के द्वारा। आपने ये देखना है कि जितना टैक्स राजा ने कलेक्ट करने को कहा है उतना ही किया जा रहा है कि कहीं एक्स्ट्रा खा रहे हैं ये। ठीक है, जितने सोल्जर्स रखने को कहे हैं उतने सोल्जर्स रखे भी जा रहे हैं, नहीं रखे जा रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें देखने के लिए भी अकाउंटेंट्स अपॉइंट किए जाते थे राजा की तरफ से उस एरिया में कि आपको मुक्तीस के ऊपर ध्यान रखना है कि हमने जो काम दिया है वो कर रहे हैं ठीक से या नहीं कर रहे हैं। So as the Delhi Sultans brought the hinterland of cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samanta aristocrats and rich landlords to accept their authority. देखो जो दिल्ली सुल्तान थे, हिंटरलैंड क्या होता है, एक तरह से जो हिंटरलैंड होता था वहाँ पर जहाँ पर आपकी सैनिकों की टुकड़ी आपने एक तरह से ऑर्गेनाइज की हुई है, रखी हुई है, लगाई हुई है, उसको हिंटरलैंड कहा जाता था। तो जब उस जो दिल्ली सुल्तान थे धीरे धीरे वो सभी एरियाज पर अपना कंट्रोल करने लगे। उन सिटीज़ को भी उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल ले लिया जिन सिटीज़ पर बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स चीफ्टेन्स राज कर रहे थे। तो ये बात आती है खिलजी और तुगलक के समय में। बहुत ही एफिशिएंट रूलर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा अमेजिंग इनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, इतने एफिशिएंट रूलर थे और स्ट्रिक्ट रूलर थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा उन समंतों को, उन अरिस्टोक्रेट को, उन रिच लैंडलॉर्ड्स को कि हमारी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लो। खासकर ये चीज़ हुई है अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी जो था एक तरह से ही ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। उसने अपने समय में वो लैंड रेवेन्यू लेकर आया। ठीक है, लैंड रेवेन्यू एक तरह से कलेक्शन आपने कैसे करना है, ये सब चीज़ें जो हैं अच्छा खासा उसके समय में आया ये एडमिनिस्ट्रेशन, और उसने ये सब चीज़ें अपने कंट्रोल में कर ली उस एरिया की। जो जो चीफ्टेंस हुआ करते थे, जो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते थे ना, उनको जो राइट था वो कैंसिल कर दिया गया और उनको भी कहा गया कि तुम भी टैक्स पे करो राजा को। ठीक है, द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। और जो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटर होते थे ना वो अब उस लैंड को मेजर कर रहे हैं और उसके अकाउंट्स को एक तरह से बना रहे हैं। ठीक है, तो कई उस टाइप पर टैक्सेस वगैरह लगते थे, जैसे कि 3 टाइप के टैक्सेस थे। कल्टीवेशन पर जो टैक्स लगता था वो था खरज। ठीक है, और अराउंड ये 50% हुआ करता था, मतलब जो भी फसल है उसका 50% आपको देना है राजा को प्रोड्यूस का। कैटल्स पर भी टैक्स लगता था, हाउसेस पर भी टैक्स लगता था। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान। ठीक है, बट फिर भी कई ऐसे बड़े बड़े एरियाज थे जो दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल से बाहर थे। ठीक है, so it was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing South India the entire region became independent. तो जो बंगाल जैसा एरिया, आप सोचो दिल्ली कहाँ और बंगाल कहाँ, तो इतनी दूर तक रूल करना राजाओं के लिए आसान नहीं था। ठीक है, तो वो क्या करते थे अपनी फोर्सेस को आगे भेजते थे, लेकिन वही है ना कि आप एक प्लेन एरियाज में रह रहे हैं, आप अपनी फोर्सेस को फॉरेस्टेड एरियाज में कैसे भेजेंगे, तो वो लोग वहाँ पर पेनेट्रेट नहीं कर पाते थे
और मोस्टली जो वहाँ के चीफटेन्स हुआ करते थे, जो पर्टिकुलर उस रीजन्स के हुआ करते थे, वो अपना उस एरिया में रूल करने लग जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो जो प्लेन एरियाज की जो आर्मी है ना, वो हमारे फॉरेस्टेड रीजन्स में आसानी से एंटर नहीं कर पाएगी। अब कुछ रूलर्स ऐसे रहे हैं, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्होंने उस एरिया में कंट्रोल किया भी, बट ज़्यादा टाइम तक कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी दूर तक रूल करना उनके लिए आसान नहीं था। ठीक है, तो इब्न बतूता जो 14th सेंचुरी के आसपास एक ट्रैवलर था, जो मोरक्को अफ्रीका से आया था, उसने अपने अकाउंट्स के अंदर ये चीज़ें बताई हैं कि कैसे जो चीफटेन्स हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो उन फॉरेस्टेड एरियाज में रहा करते थे, या फिर बैम्बू एरियाज जहाँ पर बैम्बूज वगैरह लगते हैं, माउंटेन्स एरिया, रॉकी एरिया, ठीक है, जो अनप्लेन हुआ करते थे एक तरह से, वहाँ पर वो कैसे अपने आप को बचा लेते थे इन चीज़ों से, वो सब चीज़ें उसने अपने अकाउंट्स में डिस्क्राइब की हैं। The Mongols under Genghis Khan invaded Transoxiana in northeast Iran in 1219 and Delhi Sultanate faced their onslaught soon after। देखो जो चंगेज खान था ना, उसने ट्रांसऑक्सियाना नॉर्थ ईस्ट ईरान में 1219 में हमला किया और वहाँ पूरा इन्वेड मतलब उसको किया, उसको अनेक्स कर लिया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत ने भी उसको फेस किया। दिल्ली सल्तनत जब चल रही थी, ठीक है, 1219 समय की बात है, जब मतलब ये अराउंड दिल्ली जो है स्लेव डायनेस्टी अपने एंड पीरियड में रही होगी, स्लेव डायनेस्टी ही चल रही थी। ठीक है, तो उस टाइम जो है मंगोल्स का आक्रमण होता है। मंगोल्स जो है वो दिल्ली मतलब मंगोल्स अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। मतलब काफ़ी बार उन्होंने आक्रमण किए हैं, ट्राई किया है, बट जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय के आसपास जब उसका टाइम पीरियड आया, तो मंगोल्स का अटैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। और मोहम्मद बिन तुगलक के रूल के समय में भी, मतलब वही ना, अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड एंड था और मोहम्मद तुगलक का स्टार्टिंग एरिया था, तो उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा जो है अटैक्स हुए मंगोल्स के। तो इन दोनों रूलर्स ने अच्छी खासी अपनी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी रखी है, क्योंकि और इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से स्ट्रांग बनाने की कोशिश की, क्योंकि उस समय पर बहुत अच्छा खासा मतलब अटैक्स वगैरह होते थे, तो इन्होंने बहुत बड़ी एक लार्ज आर्मी बनाई, एक तो अलाउद्दीन खिलजी ने और दूसरी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो इन दोनों रूलर्स के भी काफ़ी अच्छा कंपैरिजन मिलता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने काफ़ी अपने किंगडम को, अपने एम्पायर को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाने के लिए उसने काफ़ी चीज़ें की। उसने सोल्जर्स को अपॉइंट किया, अब अपने सोल्जर्स को उसने कैश में सैलरी की, तो सैलरी पे की। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था वो पहला सल्तनत का रूलर था जिसने अपनी आर्मी को कैश के फॉर्म में सैलरी दी थी, तो वो कैश में अपनी आर्मी को जो है सैलरी पे करता था। और तो उसको ये था कि जो भाई मेरी आर्मी के पर्सन है वो अच्छा खासा खा पी सके, सब कर सके, तो उसने क्या किया, मार्केट पे भी कंट्रोल किया, मार्केट प्राइस पे भी कंट्रोल किया, इतना कंट्रोल किया कि उसकी जो आर्मी है जितनी वो उसको सैलरी दे रहा है उतने हिसाब से वो लोग अपना खान पान जो है वो कर सकें, अपना गुजारा कर सकें अच्छा खासा। उसके लिए उसने मार्केट के उस पर कंट्रोल किया, मतलब उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट दिखता है इन कंपैरिजन टू मोहम्मद बिन तुगलक। उसको तो आप समझ लीजिए हिस्ट्री में पगला राजा ही कहा जाता है, क्योंकि उसकी जो जितने भी उसने अपने प्लान्स बनाए सभी फेलियर्स थे। बस एक चीज़ याद रखी जाती है कि एट लीस्ट ही वॉज द फर्स्ट रूलर जिसने सोचा कि वो मंगोल्स पर अटैक करेगा, और उसने ट्राई भी किया, बाकी उसकी आर्मी हार गई, बट ही वॉज द फर्स्ट रूलर जिसने ये सोचा कि हम मंगोल्स पर अटैक करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हिस्ट्री में आपको डीप में आगे पढ़ने को मिलेंगी। दिस फोर्स द टू रूलर्स, हाँ इन्होंने लास्ट स्टैंडिंग आर्मी वगैरह रखी। ठीक है, सो द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। अब देखिए ये एक तरह से एंड पीरियड है सल्तनत का, क्योंकि 16वीं शताब्दी में है मुग़ल जो है अपनी एक तरह से एम्पायर बना लेते हैं, मुग़ल्स की एंट्री हो जाती है। तो सल्तनत पीरियड 15th और 16th सेंचुरी में क्या थी, देखिए आप नोटिस करेंगे कि दैट आफ्टर द तुगलक द सैयद एंड द लोदीज डायनेस्टीज रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526, 1526 तक। देखिए 1526 में क्या होता है, बाबर आ जाता है ना, तो बाबर के आने से पहले 1526 तक जो है तुगलक हैं, सैयद हैं, लोधी डायनेस्टी जो है, ये सभी इन्होंने रूल किया दिल्ली और आगरा में। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स हु एस्टैब्लिश्ड फ्लोरिशिंग स्टेट्स एंड प्रॉस्परस कैपिटल्स। और उस समय क्योंकि ये इतने दूर दूर तक तो रूल नहीं कर पाते थे, तो जो बंगाल था, मालवा था, गुजरात था, राजस्थान था, इन सब के अपने अपने इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, अच्छी खासी उनकी प्रॉस्परस स्टेट्स थी, कैपिटल थी, काफ़ी फ्लॉरिश कर रही थी। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सॉ द एमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक अफगान एंड द राजपूत।
और ये वही टाइम पीरियड है जब हमें नई डायनेस्टी जो है उभर कर निकलती हुई दिखाई देती है, जैसे कि अफगान्स जो है हमारे भारत में एंटर कर चुके थे, राजपूत जो है वो नई डायनेस्टीज निकल कर आ रही थी। सम ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश्ड इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्र्ड। ये सभी चीज़ें जो है ना ये मुगल सल्तनत के आसपास की ही बात है। तो इसमें दो लोगों की इन्होंने बात की है, इनकी अफगान्स की और राजपूतों की। एक तो शेर शाह सूरी था, जिसने जो मुगल रूलर है हुमायूं उसको हराया था। ठीक है, ये सब चीज़ें ना हम आगे के चैप्टर्स में ध्यान से डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो शेर शाह सूरी जो है इसने अपना करियर स्टार्ट किया था एक तरह से मतलब उसके अंकल का ही कोई एक छोटा सा स्मॉल टेरिटरी थी। ठीक है, वहाँ से ये वहाँ का एक मैनेजर था। उसके बाद कैसे इसने मुगल एम्पायर हुमायूं को हराया और कैसे इसने 10-15 साल जो है दिल्ली पर रूल किया। उसने अपनी डायनेस्टी जो है एक एस्टैब्लिश की दिल्ली में। ठीक है, सूर डायनेस्टी जिसने लगभग 15 साल तक राज किया था। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट, इतना अमेजिंग था कि उसके कुछ एलिमेंट्स जो हैं अलाउद्दीन खिलजी जो है एक तरह से मतलब इसने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी वो अलाउद्दीन खिलजी के उससे इंट्रोड्यूस की। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी अच्छा अमेजिंग रहा। ठीक है, बहुत एफिशिएंट रहा। और शेर शाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे इंस्पायर होकर जो मुगल एम्पायर अकबर आगे आता है, इसके बाद अकबर का रूल आएगा, तो उसने भी काफ़ी चीज़ें जो हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेकर आया। तो ये सब चीज़ें जो है हम मुगल एम्पायर के अंदर पढ़ेंगे। 1526 से जो है मुगल एम्पायर शुरू होती है और लगभग काफ़ी लंबे समय तक चलती है। ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद तक जो है मुगल एम्पायर चलती रहती है। तो 1526 में जो है मुगल एम्पायर शुरू होती है जब बाबर भारत में एंटर होता है और पानीपत का पहला युद्ध होता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। उसके बाद हम अगले चैप्टर्स में आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।